दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, वो इंसानियत का दर्द है, वो जख्म है जो कभी टीवी स्क्रीन्स पर चमक कर चला जाता है, लेकिन जिनके निशान उन लोगों के दिलों पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। हाल ही में डियरबर्न मिचिगन में एक आदमी ने कुरान जलाने की कोशिश करा। डियरबर्न एक ऐसी जगह जहां सालों से मुस्लिम कम्युनिटी अमन के साथ अपनी जिंदगी जीते आ रहा था, लेकिन एक दिन एंटी इस्लाम प्रोटेस्ट के बीच में एक आदमी कुरान को आग लगाने की कोशिश करता है। सोचिए दोस्तों, जिस किताब को लोग अपने रूह की रोशनी कहते हैं, उस पर आग का एक चिंगारी भी कितना गहरा जख्म दे जाता है। पुलिस ने उसे तुरंत रोक लिया। एक बाइस्टैंडर ने बीच में आकर इंसानियत बचाई, लेकिन सवाल यह है, आखिर हम कैसे इस हद तक पहुंच गए जहां धर्म को अपमान करना एक प्रोटेस्ट बन गया। लोकल ऑफिशियल्स ने इसका कठोर विरोध किया, पर जो दर्द लोगों ने महसूस किया उसका कोई भरपाई नहीं हो सकता। वाशिंगटन डीसी फ्रेंड्सगिविंग प्रोटेस्ट। वाशिंगटन डीसी की सर्दी में यूनियन स्टेशन के सामने एक स्ट्रीट थिएटर होता है, एक फ्रेंड्सगिविंग टेबल जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के नाम लिखे गए। ट्रम्प, बाइडेन से लेकर मार्को रूबियो, ब्लिंकन और बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, उस टेबल पर रखा खाना कोई फीस्ट नहीं था, बल्कि गाजा के बच्चों का अंगों का प्रतीक था। प्रोटेस्ट का मैसेज साफ था, यह है वो हकीकत जो दुनिया नजरअंदाज कर रहा है। ऑर्गेनाइजर हजामी बर्मादा के शब्द आज भी कान में गूंज रहा है। ऑन द मेनू द हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ। ये परफॉर्मेंस किसी को उस्काने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सामने वो दर्द रखने के लिए था जो हर रोज गाजा के आसमान के नीचे लिखा जा रहा है। अब आपके सामने इस वीडियो में देखे न्यूयॉर्क मेयर जहरान ममदानी व्हाइट हाउस के अंदर ओवल ऑफिस की सफेद दीवारों के बीच जहरान ममदानी खड़े होते हैं और एक ऐसी बात बोलते हैं जो बहुत लोग दिल में तो कहते हैं पर जुबान पर नहीं ला पाते। I have spoken about the Israeli government committing genocide and I have spoken about our government funding it। उनके शब्द पत्थर नहीं थे, लेकिन सच्चाई जरूर था। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर लोग नाराज हुए जरूर, लेकिन जिसे चुप कराना इंसानियत के खिलाफ होता। उनके मुंह से सुने वीडियो आपके सामने। Mr. Mamdani, you accused the US government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. I also believe that we have to follow through on the international human rights. And I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter what. अब इंडिया, और फिर एक कहानी हजारों किलोमीटर दूर इंडिया में 12 मुस्लिम आदमी जो 19 साल तक इस इंतजार में जीते रहे कि शायद एक दिन उसका सच, उनका नाम और उनकी जिंदगी वापस मिल जाए। उन पर इल्जाम था मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग का। उन्हें टेररिस्ट कहा गया, उनकी पहचान छीन ली गई, उनकी जवानी सलाखों के पीछे गुजर गई। लेकिन दोस्तों, 19 साल बाद कोर्ट के फैसले ने एक ही बात कही, वो बेकसूर थे। टीआरटी वाल के सामने उन्होंने अपनी कहानी बताई। वीडियो देखे, उनके मुंह से सच्चाई सुने दोस्त। उसके अंदर फुल नैकेट करके पानी गिराना सब पे, फिर उल्टा लटका देना और बाल्टी का पानी पूरा डाल देना, फिर करंट शॉक देना। यहाँ तक हुआ कि मेरे को एक्यूज के सामने मेरे अब्बा को पूरे कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। मेरी भाभी का वहाँ पे बुर्खा खींचा गया। इसी तरह सारे ही रिश्तेदारों के साथ कुछ ना कुछ मामला हो रहा था। जो घर की औरतें थी उनको बुला करके धमकी दी जा रही थी, तुम्हारा रेप कर देंगे। On July 11th, 2006, 7 bombs ripped through Mumbai's suburban railway hub during rush hour.
killing 189 people and injuring more than 800. Indian police were quick to blame Pakistan's intelligence agency ISI and several groups including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and Students Islamic Movement of India. Accusations Islamabad denied. Within months, 13 Muslim men were arrested by India's anti-terrorism squad under the Maharashtra Control of Organized Crime Act, a harsh anti-terror law long criticized for enabling torture and forced confessions. In 2015, a special court convicted 12 of them. 5 were sentenced to death and 7 to life imprisonment, despite weak evidence and claims of fabricated testimonies. After 19 years behind bars, the Bombay High Court acquitted all 12 on July 21, 2025, calling them wrongly implicated. But just 3 days later, India's Supreme Court stayed the acquittal, keeping the case open, though the men remain free for now. Here are stories from a few of the accused who spent nearly 2 decades locked up, separated from their families, stripped of their dignity, and branded terrorists. दोस्तों, आज दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ इस्लामोफोबिया, नाइंसाफी और जिंदा रहने की जंग। सच्चाई, 19 साल का इंतजार, 19 साल की बदनामी, 19 साल की तन्हाई। दिल से एक बात बताना दोस्तों, कौन चुका सकता है इसकी कीमत? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? डेरबन हो या डीसी, न्यूयॉर्क हो या मुंबई, जब धर्म से नफरत जोड़ दी जाए, जब सियासत से सच्चाई धो दिया जाए, जब इंसान को उसके नाम और पहचान से पहले जज किया जाए, तो दुनिया इसी मोड़ पर आ जाते हैं। दोस्तों, मेरी ये बातें किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ इंसानियत के हक में है, क्योंकि आखिर में ना धर्म जीता है ना राजनीति। जीत तभी होती है जब इंसान इंसानियत का साथ दे। मेरी उस वक्त जब मैं अरेस्ट हुआ था, जब मेरी उम्र 22 साल थी, आज मेरी उम्र 41 साल हो गई है। मैं उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओरेकल कॉर्पोरेशन में काम करता था। जब ये केस के लिए मुझे अरेस्ट करने के लिए पहली मर्तबा जब पुलिस वहाँ पे आई, तो खुद मेरे मैनेजर और ये मेरे जो टीम लीडर ने मुझे बताया कि इनके पास कोई वारंट नहीं है आपको अरेस्ट करने की। कुछ मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा कोई मामला ही नहीं है, कुछ ऐसा डरने की बात ही नहीं है, तो मैं उनके साथ में यहाँ बॉम्बे आ गया। तो जो भी था सच मैंने बताया वहाँ पे। फिर मुझे वहाँ पे डिटेन करके रखा गया। तो डिटेन करके रखा गया, उस बीच मुझे एकदम आइसोलेटेड यानी चौकी में रखा गया वहाँ पे। उस वक्त यानी जो मेरे को एक्यूज थे और मेरे जो फैमिली वगैरह को इन लोगों ने डिटेन करके रखे थे, वहाँ पे उनके साथ में मुझे रखा नहीं गया। तो मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा था कुछ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो उस वक्त ऐसा था कि मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता था लॉकअप में। 2006 में मेरी फैमिली, मेरे भाई की फैमिली और मेरे पेरेंट्स के साथ रहता था। मेरे 2 बच्चे थे। 2006 में मेरे लड़के की उम्र थी 5 साल, लड़की थी 1 साल की। गोद में थी, उसे उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस हुआ था लड़की को। मैं बस दवा ही मैंने उसको दिलाई थी उस दिन, और उसके बाद। दोस्तों, मेरे बोलने में अगर कहीं पे भी गलत हो तो माफ कर देना, और आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।